हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रियंका प्रीति, आप सबको मेरा नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले आदिकालीन गद्य साहित्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हमने पिछले वीडियो में आदिकाल के अन्य साहित्यों की बात की है। अब हम इसमें आदिकाल में जो थोड़ा बहुत गद्य स्फुट रचना के द्वारा फुटकर छंदों में फुटकर रूप से लिखा जा रहा था, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आदिकालीन साहित्य में काव्य के हमें अनेक रूप जैसे रासो साहित्य, चरित्र काव्य, मुक्तक काव्य, हठ योग रचनाओं का एवं फुटकर आदि अनेक रचनाओं की अभिव्यक्ति मिलती है। जहाँ आदिकालीन साहित्य में काव्य का विकास हो रहा था, वहीं कहीं पर हमें थोड़ा बहुत गद्य की दिशा में भी ऐसा लगा कि गद्य की दिशा में भी आदिकालीन साहित्य बढ़ रहा है। तो गद्य की इस संदर्भ में राउल वेल, चंपू काव्य, उक्ति व्यक्ति प्रकरण तथा वर्ण रत्नाकर नामक जो पुस्तकें हैं वह उल्लेखनीय हैं। राउल वेल में राजकुमारी राउल की नक्सिक वर्ण देखने को हमें मिलता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण में हमें व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। वर्ण रत्नाकर तत्कालीन भारत का कोणात्मक दृष्टिकोण स्पष्ट करता है। इन ग्रंथों में गद्य धारा की अखंड परंपरा हमें सूचित होती है। ऐसा लगता है कि गद्य काल का प्रारंभ आदिकाल साहित्य में कहीं न कहीं शुरू हो गया था। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है राउल वेल। इसके रचनाकार जो हैं वो रोड़ा कवि हैं। यह एक शिलांकित कृति है जिसका पाठ मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया है। विद्वानों ने इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी के आसपास माना है। यह गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसकी रचना राउल नायिका के नक्सिक वर्णन से प्रारंभ होती है। आरंभ में इस कृति का रचयिता रोड़ा कवि माना जाता है। राउल वेल से हिंदी में नक्सिक श्रृंगार की परंपरा का आरंभ होता है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। कवि ने विषय वर्णन में बड़ी तन्मयता दिखाई है। नायिका राउल का श्रृंगार बहुत ही आकर्षक लगता है। वह सहज रूप में जितनी सुंदर दिखाई देती है, उतना ही सहज उन्होंने शब्दों में उसकी सौंदर्यता का वर्णन किया है। इस सौंदर्य के अनुकूल ही उसकी भाव दशा भी रोड़ा कवि ने बहुत अच्छी तरह से दिखाई है। इस रचना में उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग करके रूप वर्णन का प्रभावशाली बना दिया है। वहीं यह रचना राउल वेल रचना गद्य में भी जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अलंकारिक भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। तो कुल मिलाके हमें इसमें कुछ पॉइंट मिलते हैं। सबसे पहले राउल वेल रचना रोड़ा कवि की है और यह 10वीं शताब्दी में लिखी हुई है। तीसरा पॉइंट बनता है यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें इसकी नायिका राउल है। राउल वेल इसकी नायिका है। इसमें नायिका के नक्सिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसमें भाषा की दृष्टि से हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। प्रधानतः इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें रोड़ा कवि ने उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकारों का बखूबी प्रयोग किया है। तो आशा है कि आपको राउल वेल रचना के बारे में जानकारी क्लियर हो गई हो। अब दूसरे नंबर पे आता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यह रचना महाराज गोविंद चंद्र के शासनकाल में दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में की थी। गोविंद चंद्र का शासनकाल 1154 ईस्वी के लगभग माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में
उक्ति व्यक्तिक प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त होती है। डॉक्टर मोतीचंद भी मानते हैं कि डॉक्टर द्विवेदी जी का मत का समर्थन करते हैं। इस ग्रंथ की भाषा एक उदाहरण इस प्रकार है, जैसे वेद पढ़, स्मृति अभ्यास, पुराण देखब, धर्म कर। वेद पढ़ मतलब वेदों को पढ़ो, स्मृतियों का अभ्यास करो, पुराणों को देखो और धर्म करो। इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों को हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। जैसा कि हम जानते हैं तत्सम शब्द कौन से हैं, जो संस्कृत से सीधे सीधे हिंदी में आ गए हैं। तो जब हम उक्ति व्यक्तिक प्रकरण जो रचना पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें किस तरह से तत्सम शब्दावली के प्रयोग की प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, यह भी इस पुस्तक से सिद्ध होता है। तो उक्ति व्यक्तिक प्रकरण में भी रचना में भी कुछ पॉइंट बनते हैं। सबसे पहले यह रचना दामोदर कवि ने लिखी है। इसका रचना काल 20वीं शताब्दी में बताया गया है। उक्ति व्यक्तिक प्रकरण जो रचना है उसको पढ़ने पर हमें ज्ञात होता है कि हिंदी व्याकरण की ओर उस समय भी ध्यान दिया जाता था जो वर्तमान में दिया जाता है। इसमें तत्सम शब्दावली के प्रयोग भी हमें देखने को मिलते हैं। इस प्रकार उक्ति व्यक्तिक प्रकरण व्याकरण संबंधी ग्रंथ है। अब आपका क्लियर हो गया होगा। तीसरे नंबर पे आता है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर मैथिल हिंदी में रचित गद्य की यह पुस्तक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्रा के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है कि वर्ण रत्नाकर की रचना 14वीं शताब्दी में हुई है। इसका लेखक ज्योतिषर ठाकुर नामक मैथिली कवि है। इसकी भाषा में कवित्व, अलंकारिकता तथा शब्दों की तत्समता की प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है। इस रचना में भी रचनाकार ज्योतिषर ठाकुर ने नायिका का रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। सौंदर्य ग्रहणी प्रतिभा के साथ साथ उन्होंने उनकी रचना को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ज्योतिषर ठाकुर को शब्दकोश का विशेष ज्ञान था, क्योंकि इन्होंने वर्ण रत्नाकर में नायिका के जो रूप सौंदर्य का वर्णन किया है वो ऐसा लग रहा है उन्होंने पर्यायवाची शब्दों और शब्दों के कई भंडारों को वहां पे लाके खड़ा कर दिया गया है। हिंदी गद्य के विकास में राउरविल के पश्चात वर्ण रत्नाकर का योगदान भी कम नहीं है। निश्चित ही इन कृतियों के बीच में समय में भी हम गद्य रचनाएं लिखी होंगी, किंतु बहुत सारे कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से बाकी की गद्य रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। फिर भी ये कृतियां इन गद्य धारा के प्रभाव की अखंड सिद्धता की घोतक है। तो अब हम वर्ण रत्नाकर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लें। तो वर्ण रत्नाकर सबसे पहले क्या है, यह मैथिल भाषा में रचित गद्य की पुस्तक है। दूसरा नंबर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादक में यह कहाँ से, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित हुई है। इसका समय तीसरे नंबर पे आपका आता है। इसका समय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कितना माना है, 14वीं शताब्दी माना है। और इसके लेखक कौन है, ज्योतिषर ठाकुर है। और इसमें क्या है, वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश का प्रतीत होता है। मतलब वर्ण रत्नाकर में क्या है, जब हम पढ़ते हैं तो वो ऐसा लगता है कि यह एक शब्दकोश सा हमें दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदि काल में जहाँ एक ओर काव्य रचनाएं हो रही थी, वही कुछ फुटकुर रचनाएं भी हो रही थी, जो गद्य की दिशा में एक स्फुट सा प्रयास हमें नजर आया।
और वर्ण रत्नाकर, राउल वेल और उक्ति व्यक्ति प्रकरण के अंतर जो रचनाएं लिखी गई हैं वो हमें प्राप्त है। बाकी की शायद कुछ और भी रचनाएं होंगी जो अप्राप्त है, जिनमें गद्य का भी कहीं कहीं विकास हमें नजर आता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिकालीन साहित्य में गद्य रचनाएं लिखी जा रही थी। ये हमें मतलब आदि जो गद्य रचना का जो बीज है, जो आधुनिक काल में पूर्व रूप से पेड़ बन के बिखर गया है, वह उसका बीज आदिकालीन साहित्य में हमें देखने को मिलता है। आशा है कि आप सब लोगों को शायद वीडियो में समझ में आया होगा। जी धन्यवाद।